Hello friends, welcome to Frienducation, an easy way for friendly education. अब जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में आप ऑलरेडी जानते होंगे, देख चुके होंगे कि मैं आपको कंजंक्शंस पढ़ा रहा था। अब कंजंक्शंस में भी मैंने आपको दो पार्ट्स बताए थे। द फर्स्ट वन इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड द सेकंड वन इज वाले वीडियो में हमने ये जाना था कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और उसके जो 7 पार्ट्स थे वो भी मैंने आप लोगों को बताए थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बड़े ही बेहतर ढंग से समझ गए होंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में। तो दिस वन इज डन इन द प्रीवियस वीडियो। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। अब हम ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पे कंसंट्रेट करेंगे। तो दिस वीडियो विल बी पर्टिकुलरली डिवोटेड ऑन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं वो 7 टाइप्स के होते हैं। ऐसे ही जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं दे आर ऑफ 4 टाइप्स। दे आर ऑफ 4 टाइप्स। तो अब मैं इसको रब कर देता हूं क्योंकि ये तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं और यहाँ पे मैं आपको इसके 4 पार्ट्स बताता हूं को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं वो उसकी जो डेफिनेशन है एक बार मैं आपको उसको पढ़ के सुना देता हूँ। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जॉइन इक्वल रैंक क्लॉजेस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं जैसे कि मैंने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आपको बताया था कि एक सेंटेंस जो होता है जो फर्स्ट क्लॉज होता है वो मेन क्लॉज होता है और सेकंड क्लॉज जो होता है वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है। लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में क्या होते हैं कि दोनों ही सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, पूरे होते हैं। उसको किसी सेंटेंस पे डिपेंड नहीं करना पड़ता अपना पूरा मीनिंग देने के लिए। तो अब मैं इसका फर्स्ट पार्ट आपको बताता हूं जो कि फर्स्ट कंजंक्शन जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का जो फर्स्ट कंजंक्शन है दैट इज क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। ध्यान से सुनिएगा। क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। कंजंक्शंस मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको समझ जाएंगे। अब क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं इसको ध्यान से सुनिए। क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस की जो एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है या कह लीजिए इकलौती ही कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये दो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ती है जो कि दो अपने आप में एक नॉर्मल सेंटेंस होते हैं। अब नॉर्मल सेंटेंस से मेरा मतलब है इसको कल वाले पार्ट से थोड़ा सा कोरिलेट करके पढ़ाऊंगा तो आप लोग ज़्यादा बेहतर समझेंगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस जो होते हैं जो कि दो उन सेंटेंसेस को जोड़ते हैं जिसमें एक कंप्लीट सेंटेंस होता है और एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है। उसको अपना मीनिंग पूरी तरीके से क्लियर करने के लिए फर्स्ट पार्ट पे डिपेंड करना पड़ता है। ऐसा क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस में नहीं होता। क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस में दो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं, दो कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं जिसको कि ये वो कंजंक्शन जोड़ता है। एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो और बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि दो सेंटेंसेस हैं, ही केम हियर, ही डिड हिज वर्क। तो ये दो कंप्लीट सेंटेंसेस हैं। अगर मैं ये कह दूं कि ही केम हियर तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। ही डिड हिज वर्क ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। इसमें से कोई भी एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे निर्भर नहीं है, डिपेंड नहीं है अपना पूरा मीनिंग देने के लिए, उसको अपना पूरा मीनिंग ब्रिंग आउट करने के लिए। तो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने वाले जो कंजंक्शंस होते हैं वो क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस कहलाते हैं। अब जैसे कि इन्हीं दो सेंटेंसेस को हम एंड से जोड़ दें तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही केम हियर एंड डिड हिज वर्क। एक बार लिख के भी आपको मैं दिखा देता हूं। ही केम हियर एंड डिड हिज वर्क। तो ये एंड जो है ये यहाँ पे
एक क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये दो कंप्लीट सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है। दोनों में से कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो अपना पूरा मीनिंग देने के लिए। ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, ही केम हियर। ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, ही डिड हिज वर्क। लेकिन जब हमने उसको एंड से जोड़ा तो वो ऐसा हो गया, ही केम हियर एंड डिड हिज वर्क। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे कि क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं। उसके बावजूद भी मैं आपको दो एग्जांपल्स और देता हूं, लिख के नहीं बताऊंगा, सिर्फ पढ़ के बताऊंगा। आप इसको ध्यान से सुनिए। द नाइट वॉज डार्क एंड द जर्नी वॉज हार्ड। तो यहाँ एंड जो है इस सेंटेंस में, ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि ये क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस हैं, क्योंकि क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, फिर से बता दूं, वो दो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ता है जो अपने आप में एक नॉर्मल सेंटेंस है, अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। जैसे कि द नाइट वॉज डार्क, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। द जर्नी वॉज हार्ड, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। इसको हमने एंड से जोड़ दिया और एंड जो है यहाँ पे वो एक क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का काम कर रहा है। एक एग्जाम्पल आपको और देता हूं। He is a fool as well as a knave। फिर से सुनिए, He is a fool as well as a knave। अब देखिए यहाँ पे ये जो पूरा फ्रेज है as well as, ये पूरा एक फ्रेजल कंजंक्शन कहलाता है। ये पूरा एक फ्रेज है जो कि यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, as well as। लेकिन ये देखिए यहाँ पे दो नॉर्मल सेंटेंसेस को जोड़ रहा है कि he is a fool and he is a knave। इन दोनों को जब उसने जोड़ दिया तब वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल गया कि he is a fool as well as a knave। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे कि what exactly is a cumulative conjunction। तो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस का सबसे पहला पार्ट है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। अब इसका सेकंड पार्ट मैं आपको बताता हूं। अब सेकंड पार्ट जो होता है इसका, दैट इज एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एक बार लिख के बता देता हूं, आप लोग इसको मेरे साथ अपनी कॉपीज पे नोट करते चले। एडवर्सेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज एन एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस कहलाते हैं जो दो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ते हैं जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट हों। एक बार फिर से सुन लीजिए कि एडवर्सेटिव कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस कहलाते हैं which join those sentences which are opposite to each other। अब opposite कैसे, एक एग्जांपल देके बताता हूं, बहुत जल्दी आप समझेंगे। He is poor but honest, कि वो पुअर है लेकिन वो ऑनेस्ट है। लिख के बताता हूं, He is poor but honest। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक जगह तो ये कहा जा रहा है कि वो बहुत पुअर है और दूसरी जगह ये कहा जा रहा है लेकिन फिर भी वो ऑनेस्ट है, कि उसको पैसे की बहुत ज़रूरत है और पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने के बावजूद भी उसने बेईमानी से पैसा नहीं कमाया या उसने बेईमानी का जरिया नहीं किया, वो फिर भी ऑनेस्ट है, वो अपनी अपनी डीलिंग्स में ऑनेस्ट है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये सेंटेंस इस सेंटेंस का ऑपोजिट है। अब अगर आप देखते कि ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, ये दो कंप्लीट सेंटेंसेस थे, उसको यहाँ बट कंजंक्शन से हमने जोड़ दिया तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे हो गया। अब इसको ऐसे लिखते कि ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट तो भी ठीक था, लेकिन शॉर्ट करने में हमने इसको ऐसे कर दिया, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। ये बनिस्बत ये करने के ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, ये करने के बजाय हमने इसको शॉर्ट में कर दिया कि ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। तो देखिए ये दो विपरीत सी बात हो गई कि गरीब है लेकिन फिर भी बेईमानी नहीं करेगा। तो ये एक विपरीत बात हो गई, एक दूसरे के ऑपोजिट बात हो गई। एक इसका एग्जांपल आपको और देता हूं।
ही वर्कड हार्ड yet he failed. ध्यान से सुनिए, he worked hard yet he failed. तो ये एडवर्सेटिव कंजंक्शंस में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कि दो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑपोजिट कैसे हैं। पहले क्लॉज में ये कह रहा है कि ही वर्कड हार्ड, कि उसने बहुत मेहनत करी। अब जब वो कोई बहुत मेहनत करेगा तो एक जनरल विचारधारा क्या है, एक जनरल परसेप्शन क्या है कि भाई जब कोई बहुत मेहनत करेगा तो वो पास हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक विपरीत बात कही जा रही है, एक ऑपोजिट सी बात कही जा रही है, एक उल्टी सी बात कही जा रही है कि ही वर्कड हार्ड यट ही फेल्ड। तो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो एडवर्सेटिव कंजंक्शंस कहलाते हैं। अब जैसे कि इस सेंटेंस में हमने दोनों सेंटेंसेस को किससे जोड़ा, यट से जोड़ा। तो यट जो है वो यहाँ पे एडवर्सेटिव कंजंक्शन का काम कर रहा है। एडवर्सेटिव कंजंक्शन क्या, एक बार फिर से सुन लीजिए, जो दो ऑपोजिट सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं या ज्वाइन करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग एडवर्सेटिव कंजंक्शन भी समझ गए हैं। अब जल्दी से हम इसके थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, बट लेट मी रब द बोर्ड क्विकली। अब इसके सेकंड लास्ट पार्ट पे हम आ जाते हैं, या कह लीजिए कि टाइप पे आ जाते हैं, क्योंकि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। फर्स्ट 2 टाइप्स के मैंने आपको बता ही दिए, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन और एडवर्सेटिव कंजंक्शन। थर्ड बोलता है ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। एक बार लिख देता हूं, उसके बाद बताता हूं ये एग्जैक्टली क्या होता है। ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। अब ये ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन क्या है, इसको ध्यान से सुनिए। ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन, इसको अक्सर ही बच्चे एडवर्सेटिव कंजंक्शन से कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उसमें ऐसा कोई भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। एडवर्सेटिव कंजंक्शन वो कंजंक्शन होता है जहां जो उन सेंटेंसेस को जोड़ता है जिसमें आपको कोई ऑल्टरनेटिव दिया जा रहा हो या कोई विकल्प दिया जा रहा हो। बहुत से बच्चे जो हैं वो शुद्ध हिंदी नहीं समझ रहे होंगे कि विकल्प क्या होता है। जैसे कि विकल्प मीन्स, जैसे कि चाय का विकल्प जो है वो कॉफी है, कॉफी का विकल्प जो है वो चाय है। कहने का मतलब देसी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो इसमें 2 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आपको देता हूं, वॉक केयरफुली एल्स यू विल फॉल डाउन। अब देखिए वहां यहाँ पे उसको 2 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं कि भाई या तो केयरफुली वॉक कर लो और या फिर गिर जाओ। तो ऐसे सेंटेंसेस को फर्स्ट क्लॉज में उसको एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि भाई वॉक केयरफुली, और सेकंड क्लॉज में उसको एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि और फॉल डाउन, या फिर गिर जाओ। तमीज से चलो, कायदे से चलो, प्रॉपरली चलो या गिर जाओ। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, फर्स्ट क्लॉज में और सेकंड क्लॉज में। अब ऐसे सेंटेंसेस को जहां 2 ऑप्शंस दिए जाएं, जहां 2 ऑल्टरनेटिव दिए जाएं, जहां 2 विकल्प दिए जाएं, मैं ज्यादा से ज्यादा पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं जिससे कि आप लोगों के दिमाग में हर तरीके से ये चीज आ जाए कि जहां 2 ऑप्शंस दिए जाएं, उन ऑप्शंस को जोड़ने वाले जो वर्ड होते हैं, कहने का मतलब जो कंजंक्शंस होते हैं, वो कहलाते हैं ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस। इस एग्जांपल को मैं आपको लिख के बता देता हूं। Walk carefully else you will fall down. Else you will fall down. तो अब यहाँ पे ये जो else जो ये वर्ड आ रहा है, दिस वर्ड else, दिस इज एन ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। दिस वर्ड else क्यों है ये ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस, कि यहाँ पे ये उन 2 सेंटेंसेस को जोड़ रहा है जो कि इनको एक ऑप्शन दे रहा है, एक विकल्प दे रहा है। पहला विकल्प ये है कि भाई वॉक केयरफुली, और दूसरा विकल्प ये है यू विल फॉल डाउन। वॉक केयरफुली, तमीज से चलो, सही से चलो, प्रॉपरली चलो, या गिर जाओ।
तो मैं उम्मीद करता हूँ इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। एक एग्जांपल आपको और दे देता हूँ जिससे और बेहतर ढंग से आप लोगों की समझ में आ जाए। लिखूंगा नहीं, बोल के बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। ईदर लिव विद मी और गो टू योर फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे कोई शख्स जो ये सेंटेंस बोल रहा है, जिससे भी बोल रहा है, वो उसको दो ऑप्शंस दे रहा है। क्या कह रहा है? या तो मेरे साथ रहो या जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ। ईदर लिव विथ मी और गो टू योर फ्रेंड्स। कि या तो मेरे साथ रहो, फर्स्ट ऑप्शन, और गो टू योर फ्रेंड्स, या अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाओ। अब देखिए यहाँ पे जो कंजंक्शन लगा है वो जो है वो कोरिलेटिव कंजंक्शन है, जिसको हम लोग कंपाउंड कंजंक्शंस भी कहते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे कि ईदर और, नीदर येट नॉर, हार्डली वेन, या स्कैर्सली वेन, या नो सूनर देन। ये सब जो होते हैं ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, जिनको हम लोग कंपाउंड कंजंक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि ये दो कंजंक्शंस से मिलके बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस उसी से जोड़ा गया है कि ईदर लिव विथ मी और गो टू योर फ्रेंड्स। जब कल मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कि ऐसे जो कंजंक्शंस होते हैं, ये कंपाउंड कंजंक्शंस या कोरिलेटिव कंजंक्शंस, वो कभी भी सेंटेंस के एक ही क्लॉज में नहीं लगते। ईदर जो है वो फर्स्ट क्लॉज में लगेगा और जो है वो सेंटेंस के सेकंड क्लॉज से पहले लगेगा, मतलब दैट विल कम इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। खैर वो तो सब मैं कल आपको पढ़ा ही चुका हूँ। तो अभी ऑल्टरनेटिव केस में मैं आपको ये बता रहा था कि ईदर और से यहाँ पे इसको दो ऑप्शंस दिए हैं, ईदर लिव विथ मी और गो टू योर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस भी समझ गए होंगे। अब बहुत ही जल्दी से वीडियो को छोटा रखने की मेरी कोशिश है, हम लोग आ जाते हैं इलेटिव कंजंक्शंस पे। ये लास्ट कंजंक्शन उसका होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन अगर ध्यान से समझेंगे तो उसमें ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, तो इलेटिव कंजंक्शन, इट इज द फोर्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। It is the last type of coordinating conjunctions, elative conjunctions. ILLATIVE, elative conjunction. अब इलेटिव कंजंक्शन क्या होता है, थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। ये लास्ट टाइप होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का। इलेटिव कंजंक्शन वो कंजंक्शन होता है जो कि दो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ता है जिसमें कि जो फर्स्ट क्लॉज में जो बात कही जा रही हो उसका रिजल्ट सेकंड क्लॉज ऑफ द सेंटेंस में आ रहा हो। एक बार फिर से सुन लीजिए कि इलेटिव कंजंक्शन वो कंजंक्शन होता है जो दो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ता है जिसमें जो फर्स्ट क्लॉज में कोई बात कही जा रही हो उसका जो रिजल्ट है वो सेकंड क्लॉज में आ रहा हो। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में तो यही होता है, लेकिन ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट क्लॉज में ही रिजल्ट आ जाता है और बात सेकंड क्लॉज में कही जा रही होती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, he worked hard so he passed। अब आपको जो फर्स्ट क्लॉज ऑफ द सेंटेंस है, या देसी भाषा में कहा जाए तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, उसमें क्या कहा जा रहा है, he worked hard, कि उसने मेहनत करी। और सेकंड सेंटेंस में उसका रिजल्ट बताया जा रहा है कि उसके मेहनत करने का रिजल्ट क्या हुआ, he passed। तो ऐसे सेंटेंसेस जो है वो कहलाते हैं रिलेटिव कंजंक्शन। ऐसे सेंटेंसेस जो है उसको जो कंजंक्शन जोड़ता है उसको जोड़ने वाले कंजंक्शन कहलाते हैं रिलेटिव कंजंक्शंस। इसको लिख के भी बता देता हूं, he worked hard so he passed। अब यहाँ पे जो हमने इस कंजंक्शन से जोड़ा है वो कंजंक्शन सो है। तो सो जो है यहाँ पे इलेटिव कंजंक्शन है। सो क्या है यहाँ पे, एक इलेटिव कंजंक्शन है। क्यों, ही वर्कड हार्ड। यहाँ पे तो आपको फर्स्ट क्लॉज ऑफ द सेंटेंस में
यू आर बीइंग टोल्ड कि क्या हुआ, कि क्या हुआ है। और इन सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में कि वो जो भी हुआ उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो यहाँ तो कॉज है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में आपको कॉज बताया जा रहा है और यहाँ पे इसको इसका इफेक्ट बताया जा रहा है कि इस कॉज का इफेक्ट क्या हुआ, कि वो पास हो गया, कि ही वर्कड हार्ड, और इसका इफेक्ट क्या हुआ, ही पास्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि इलेटिव कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं जिसमें फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में जो बात कही जा रही हो उसका रिजल्ट सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में बताया जा रहा हो। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि रिजल्ट ही फर्स्ट क्लॉज ऑफ द सेंटेंस में बता दिया जाता है और उसका इफेक्ट जो है वो कि ऐसा क्यों हुआ वो फर्स्ट सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में बता दिया जाता है। एक एग्जांपल आपको और देता हूं इसका इलेटिव कंजंक्शंस का, जिससे कि और ज्यादा बेहतर ढंग से आप लोग समझ जाएगी। इट इज रेनिंग सो आई विल नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए यहाँ फर्स्ट क्लॉज ऑफ द सेंटेंस में बताया जा रहा है कि भाई बारिश हो रही है, लेकिन उसका जो इफेक्ट हुआ, उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो सेकंड क्लॉज में क्या आ रहा है, आई विल नॉट गो टू स्कूल, कि मैं सो आई विल, तो सो से इसको जोड़ रहे हैं, आई विल नॉट गो टू स्कूल। इट इज रेनिंग सो आई विल नॉट गो टू स्कूल। अब इस सेंटेंस को ऐसे भी किया जा सकता था वाइस वर्सा में कि आई विल नॉट गो टू स्कूल बिकॉज इट इज रेनिंग। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे रिजल्ट जो है वो सेंटेंस के पहले ही क्लॉज में आ गया और वो क्यों हुआ वो हमने बाद में बताया सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में। तो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, ऐसा कहीं भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा जो इफेक्ट है या रिजल्ट है वो सेकंड क्लॉज ऑफ द सेंटेंस में ही बताया जाएगा। एक इसका एग्जांपल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसमें एक एग्जांपल इसका और दूंगा। सबके मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए हैं, इसके 3 इसलिए दे रहा हूँ जिससे और ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ही वॉज नॉट इन्वाइटेड देयरफॉर ही डिड नॉट अटेंडेड द पार्टी, कि उसको इनवाइट नहीं किया गया था इसीलिए, देयरफॉर मींस इसीलिए, he did not attended the party। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसने पार्टी को अटेंड नहीं किया। तो ये 4 जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के जो 4 टाइप्स हैं या 4 पार्ट्स हैं जो भी कह लीजिए, ये मैंने आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझा दिए हैं। आप लोग इस वीडियो को देखिए और बार बार देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बार में क्लियर नहीं होता है, सेकेंड या थर्ड टाइम में आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बावजूद भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो यू कैन क्लियर योर डाउट्स in the comment section. Thank you.